आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ रखा है हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। उसके बाद में वी विल कम टू द पॉइंट। हमने इससे पहले पढ़ रखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमने देखा है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें 2, 3 और n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो, ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाए। जिसमें हमने देखा था कि अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है तो हम उसके मासेस कंसिडर करते थे m1, m2, और उन मासेस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता था उसे लेते थे x1, x2। उसके बाद हमने देखा कि जब 3 पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व होते थे तो हम उसका भी मास इस तरीके से इसमें ऐड करते थे और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से लेते थे x3। और अगर वो n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हों तो हम mn वाला पार्टिकल भी उसमें ऐड करते थे, उसका मास और उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। अगर 2 पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो हमने जो इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा था वो था m1 x1 प्लस m2 x2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 विच इज़ दी x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमने ऑब्टेन किया है। लेकिन n नंबर्स ऑफ पार्टिकल के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए फार्मूला हमने देख रखा है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम यानी कि सिग्मा mi xi डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम वेयर i वरीज फ्रॉम 1 to n। दोनों की तरफ i की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n नंबर ऑफ पार्टिकल तक है। अब इन फार्मूले से हमने कोई भी एक सिस्टम जिसमें पार्टिकल इन्वॉल्व हो, कोई डिस्क्रीट बॉडी हम जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया है। लेकिन आज जिसमें हम बात करने वाले हैं उसकी मेथड थोड़ी सी इससे अलग है। अब ये फार्मूले यहाँ पे काम में आने वाले नहीं हैं। हम देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म बॉडीज़, ऐसी बॉडीज़ जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि कोई रॉड, कोई डिस्क या कोई सिलेंडर आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसी ज्योमेट्रीज या ऐसी बॉडीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं कि इनका जो मास होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इन बॉडीज़ को हम यूनिफॉर्म बॉडीज़ कंसिडर कर सकते हैं। और इन बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए मेथड थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। तो देखते हो मेथड क्या होने वाली है। जैसे कि हम पहले जो पार्टिकल्स गिवन होते थे तो उनके हम मासेस कंसिडर करते थे, बट यहाँ पर एक बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी है, जिसका सेंटर ऑफ मास हमको पता करना है तो हमें उसमें एलिमेंट्स कंसिडर करने होते हैं। जैसे कि छोटा सा एलिमेंट dm1, dm2 अप टू dmn, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हम उसमें कंसिडर करेंगे। और जहाँ पर हमने अलजेब्रिक साइन यूज़ किया था यहाँ पे, उसको रिप्लेस करके हम इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मास था तो यहाँ पे एलिमेंट आ गया dm, यहाँ पे डिस्टेंस था तो यहाँ पर इस एलिमेंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास dm, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू गिवन थी i वरीज फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 से लेके n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स तक सारे मासेस का अलजेब्रिक सम। बट यहाँ क्या करें, ये तो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में हम ये देखेंगे कि जो भी यूनिफॉर्म बॉडी का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है। वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट से शुरू होकर किसी एक पॉइंट पर ख़त्म होती है। तो उन्हीं 2 लिमिट के बीच में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, स्टार्ट टू एंड। तो ये हो गया इसका x सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से हम इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पता कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dm इंटू वाई डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम और टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो वो हो गया dm। तो चलिए देखते हैं कि यूनिफॉर्म बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम किस तरह से पता करें। चलिए देखते हैं कि यूनिफॉर्म बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कैसे पता किया जाता है। यहाँ पर एक रॉड, एक पतली सी रॉड गिवन है जिसका लेंथ L है और मास m दे रखा है। अब इस यूनिफॉर्म रॉड का हमको सेंटर ऑफ मास पता करना है। अगर देखा जाए तो ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री है और गेस कर सकते हैं कि इसका जो मास होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रिसाइड करने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब चूँकि ये जो बॉडी है ये बहुत ही ज़्यादा पतली बॉडी है तो इसके ओनली x कोऑर्डिनेट काउंट होंगे, y के अलॉन्ग कोई भी कोऑर्डिनेट इसका ऑब्टेन नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हम इस पर कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन कंसिडर करेंगे। मान लो कि x और y कोऑर्डिनेट मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा y कोऑर्डिनेट, ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस।
तो इसके जो ओरिजिन होगा वो यहाँ पर होगा, तो x और y कोऑर्डिनेट इसके हो गए यहाँ पे 0। अब टोटल लेंथ इसकी l गिवन है, तो x के अलॉन्ग यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस हुआ वो कैपिटल L के बराबर हुआ। अब इस रॉड पे क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना होगा। वैसे तो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट कंसिडर करने हैं और उन सबको जोड़ना है ताकि पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमको मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू दैट एलिमेंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल रॉड। तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास है dm, जो कि ओरिजिन से x के डिस्टेंस पे है। इस dm मास की जो लेंथ है या जो थिकनेस है वो है dx। अब देखना ये है कि ये जो x है, क्या ये डिस्टेंस ओरिजिन से एलिमेंट का है? नहीं। यहाँ पर ये x जो है ये x ओरिजिन से इस dm मास के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जो एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं उस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ से ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ये x। अब चूंकि ये एक रॉड है, ये एक लीनियर के केस में आएगी क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, y के अलॉन्ग इसका कोई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ओनली x के अलॉन्ग है। तो ये जो बॉडी है ये बॉडी वन डायमेंशनल बॉडी है, तो इसकी जो डेंसिटी बनने वाली है इस रॉड की वो लीनियर डेंसिटी होगी और लीनियर डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, एंड विच इज़ नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। इसकी जो लीनियर डेंसिटी होगी इस रॉड की वो होगी मास पर यूनिट लेंथ और उसको हम डिनोट करेंगे लैम्बडा से। तो ये तो रॉड की लीनियर डेंसिटी हो गई है। अब हम बात करते हैं इस एलिमेंट की, तो एलिमेंट की डेंसिटी क्या होने वाली है? वही होगी, बट उसमें जो मास और जो लेंथ इंक्लूड होगी वो इस एलिमेंट का मास होगा और इस एलिमेंट की ही लेंथ होगी। जैसे कि लीनियर डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट dm। अब dm की लीनियर डेंसिटी क्या होने वाली है? तो हम देखेंगे लैम्बडा इज इक्वल्स टू मास, उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय उसकी जो लेंथ है dx, छोटे से एलिमेंट की छोटी सी लेंथ। तो इस एलिमेंट का मास भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि इस एलिमेंट का मास क्या होने वाला है। तो हम यहाँ से देखो dm इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू dx, यानी कि हमें लीनियर डेंसिटी भी पता चल गई है उस एलिमेंट की और उसका मास क्या है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वो भी पता चल गया है। अब देखते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे पता करें। तो मेथड मैंने आपको बता दिया है, हमें क्या करना है, फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले हम देखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और इसी को फाइंड आउट करेंगे, y तो हमको मिलने वाला है नहीं यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन, यहाँ हमने देखा है कि मास और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इसको dm इंटू एक्स ना लिखते हुए मैं x इंटू डी एम लिखूँगा, x इंटू डी एम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इन सारे एलिमेंट्स का टोटल यानी कि छोटे छोटे dm और उनका इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। x सेंटर ऑफ मास अगर मैं लेता हूँ इसका x सेंटर ऑफ मास लिमिट x इंटू डी एम, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? तो रॉड के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके रॉड के एंडिंग पॉइंट तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका 0 है और ये जो रॉड की जो लेंथ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये कहाँ पर एंड हो रही है? L पर आगे। टोटल लेंथ इसकी L है, तो इसकी जो लिमिट है वो हम 0 to L लेंगे। यहाँ पर भी 0 to L और यहाँ पर भी 0 to L, यानी 0 से लेके टोटल लेंथ में छोटे छोटे एलिमेंट का जो एडिशन है वो उस बॉडी का, उस यूनिफॉर्म बॉडी का टोटल मास हो गया। और यहाँ पे एक एलिमेंट हमने dm कंसिडर किया है, इसी तरीके से सारे dm और उन सब के डिस्टेंसेस कहाँ से कहाँ तक 0 to L में उनको भी एडअप कर दिया, मतलब कि पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमको पता चलने वाला है यहाँ पे। तो देखते हैं, अब ये जो x है अगर x इंटू डी एक्स होता तो इंटीग्रेट होता, अगर m इंटू डी एम होता तो इंटीग्रेट होता, बट x इंटू डी एम तो इंटीग्रेट होने वाला है नहीं क्योंकि ये रूल में ही नहीं बैठता है। इसलिए हमको dm को इन टर्म्स ऑफ x लाना है। तो dm इन टर्म्स ऑफ x कहाँ से आए? यहाँ हमने निकाल के रखा है, ये dm इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू डी एक्स। तो सीधे सीधे वैल्यू पुटअप करते हैं कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to L x इंटू डी एम कितना है? लैम्बडा इंटू डी एक्स, लैम्बडा डी एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये तो छोटे छोटे एलिमेंट है और उनको इंटीग्रेट 0 to L कर दिया तो ये हो गया टोटल मास ऑफ द रॉड। तो हम
कैपिटल M यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, इसका रूल होता है कि जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उनको हम इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं और जो वेरिएबल होते हैं उन पे वो प्रोसेस और मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या करना है, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म है उसको अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये आ गया लैम्बडा, जो कि कांस्टेंट है। डेंसिटी वरी नहीं कर रही है क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडीज़ है, तो ये चीज़ तो हो गई है कांस्टेंट। बॉडी का जो टोटल मास है वो भी वरी नहीं करेगा, इसका मतलब कि मास भी कैसा है, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई होने वाला है, 0 to L, बच गया x इंटू डी एक्स। तो अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं कि लेमड़ा, देखिए लेमड़ा की वैल्यू कितनी थी, यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड, हमने लीनियर डेंसिटी देख रखा है। लेमड़ा इज इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो चलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ, और ये m यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसको अगर मैं इधर इंटीग्रेट करूँ तो x इंटू डी एक्स, देखिए ये एक पावर फंक्शन है और इसमें x इंटू डी एक्स होता है x²/2 और लिमिट दे रखी है 0 to L। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे mm हो गया कैंसिल, और ये जो 1/2 है इसे मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो गया 1/2L, और इधर क्या बच गया, इन ब्रैकेट x², 0 to L। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि x जो वेरिएबल है वहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी x इक्वल टू L होगा माइनस x इक्वल्स टू 0 होगा। तो x इक्वल्स टू 0 अगर रखते हैं तो उसकी तो वैल्यू 0 ही आने वाली है, तो हमको सीधे सीधे L x की जगह पे प्लेस करना है। तो 1/2L इंटू L², ये L और ये L हुआ कैंसिल, मतलब 1/2 ऑफ L, यानी कि हाफ ऑफ दी लेंथ। रॉड का जितना लेंथ है 0 to L, इसका आधा, मतलब कि मिडवे बिटवीन एग्जैक्टली सेंटर पे इस रॉड का, इस यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि दो रॉड्स हैं और दोनों भी रॉड्स कनेक्टेड हैं। पहली रॉड की लेंथ L है और मास m गिवन है, दूसरी जो वर्टिकल रॉड है इसका भी मास m है और इसकी लेंथ भी जो है वो L है, और ये भी एक लीनियर का ही केस है। पहले केस में हमने देख रखा है कि इस टाइप के रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है इस रॉड का C1, वो यहाँ पे होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। उसी तरह से इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। यानी कि हमने ये सपोज कर लिया है कि इस रॉड का पूरा मास जो है वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, उसी तरह से इस रॉड का जो पूरा मास है वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। मतलब कि अब ये दो अलग अलग बॉडीज़ हमको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पे मिल गई है। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये हो गया मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास C1 है, और ये हो गया मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास C2 है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटर ऑफ मास हमने ऑब्टेन किया है वो L/2 के डिस्टेंस पे है, यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस रॉड, और ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है ये भी इसकी लेंथ के हाफ पोर्शन पे आता है, मतलब कि L/2 के डिस्टेंस पे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास रिसाइड कर रहा है। मतलब इस मास में और इस मास में जो डिस्टेंस है वो कितना है, L/2। तो यहाँ पे मास m1 है जिसका सेंटर ऑफ मास C1 है, और यहाँ मास m2 है जिसका सेंटर ऑफ मास C2 है, और दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस है वो है L/2। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो प्रीवियस फार्मूला था उसका यूज़ करके हम इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भले ही ये यूनिफॉर्म बॉडीज़ हैं लेकिन हमने इसको एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया है इसके सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास अज्यूम करके। उसी तरह से यहाँ पे भी वही केस किया है, मतलब कि अब दो मासेस हमको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स हमारे पास में है और उनके सेंटर ऑफ मास C1 और C2 है, डिस्टेंस L/2 है। तो सीधे सीधे हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो प्रीवियस केस में किया था। जैसा कि अगर इसके रिस्पेक्ट से देखता हूँ, मैं m1 की रिस्पेक्ट से देखता हूँ, तो मुझे इस तरफ सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे है वो पता करना होगा, और अगर रेफरेंस पॉइंट में ओरिजिन जो है मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस का वो यहाँ पे लेता हूँ, तो मुझे देखना होगा कि इसकी रिस्पेक्ट से इसका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में कहाँ पर आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ओरिजिन सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है। तो मैं लूँगा m1 इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो m1 का मास कितना है, वो तो m है। टोटल डिस्टेंस इन दोनों मासेस के बीच में कितना है, L/2, और जो टोटल मास है वो होगा m
प्लस m। अब देखिए क्या हुआ, m इंटू L/2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस m, तो ये mm हो गया कैंसल और ये हो गया L/4, यानी कि 1/4 ऑफ लेंथ, जो टोटल लेंथ है रॉड का उसका 1/4 पार्ट। तो यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ कितनी गिवन है L, यहाँ से यहाँ तक कितना है L/2, तो L/4 कितना हुआ यहाँ पे, मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का वो यहाँ पे रिसाइड करेगा। देखिए यूनिफॉर्म बॉडीज़ का एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैंने उन दोनों बॉडीज़ को एक पॉइंट मास कंसिडर किया और दो मास का एक सिस्टम बना लिया है, तो उसको हम जैसे कि पार्टिकल सिस्टम में हमने जो फार्मूला यूज़ किया था m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, आप उस तरीके से भी कर सकते हो या शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस d1 जिस मास के रिस्पेक्ट से मैं देख रहा हूँ कि भैया सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे आने वाला है, तो वो डिस्टेंस होगा मेरा d1, और उधर से अगर देख रहा हूँ तो वहाँ से रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होने वाला है उसका d2। इसका फार्मूला क्या होने वाला है, d1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेकंड मास इंटू टोटल डिस्टेंस बाय m1 प्लस m2, यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये फार्मूला आया कहाँ से, चलिए हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टिकल का एक सिस्टम गिवन है, एक का मास m है और दूसरे का मास ट्वाइस m है, और दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। अब मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास मैं कहीं यहीं पे कंसिडर कर लेता हूँ, जबकि मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास उस साइड होगा जिधर मास ज़्यादा है, बट फॉर माय कन्वीनियंट मैंने कंसिडर किया कि सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे सेंटर में है, तो इस मास का यहाँ से डिस्टेंस क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास d1, तो इस मास का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होने वाला है d2। ठीक है, इस मास पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जिसको मैं F1 से बताता हूँ वो क्या होंगी, इसका मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि m1g। उसी तरह से यहाँ पे जो डाउनवर्ड पुल इस पे लग रहा है वो क्या होने वाला है, F2 इज इक्वल्स टू m2 इंटू g। अब अगर मैं इस सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पता है ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि इधर एक मास m है जो कि लाइटर मास है और इधर एक हैवी मास है। अगर मैं किसी पॉइंटर को यहाँ रखता हूँ तो इवन इफ दिस मास इज लाइटर देन दिस मास बट इट हैज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दिस मास, अगर यहाँ पॉइंटर रखता हूँ तो इसका डिस्टेंस कम होगा, भले ही इसका मास ज़्यादा है, बट ये मास इधर को रोटेट करने की कोशिश करेगा। और उसी तरह से अगर मैं पॉइंटर को यहाँ कहीं लगाता हूँ तो मुझे पता है कि अब ये वाला मास इस तरफ झुकने की कोशिश करेगा या रोटेट करने की कोशिश करेगा, लाइक सीसॉ। मतलब यहाँ पे इस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी तरह से जब इधर रखा मैंने तो इस पर भी एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम अभी अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो किसी एक ऐसे पॉइंट पर मुझे उस पॉइंटर को रखना होगा जहाँ पर ये दोनों भी फोर्सेस, दोनों भी टॉर्क इक्वल हो जाए। तो चलिए मान लो कि मैंने उसे बैलेंस कर लिया किसी एक पॉइंट पर, तो क्या होगा, इन दैट सिचुएशन टॉर्क 1 विल बी इक्वल टू टॉर्क 2 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दोनों भी टॉर्क्स इक्वल होने वाले हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या बनने वाली है, हमें पता है टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू, इस पर जो फोर्स लग रहा है कितना है m1g, और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस मास पे जो फोर्स लग रही है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होने वाला है d1, तो ये हो गया d1। उसी तरह से टॉर्क 2 की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क 2 होगा m2g इंटू d2। अब चूँकि अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2 हो गया, तो इनकी जो वैल्यूज़ है उसको भी मुझे इक्वेट करना होगा। तो चलिए इक्वेट करते हैं, m1g इंटू d1 इज इक्वल्स टू हो गया m2g इंटू d2, दोनों तरफ से g और g हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है, सेंटर ऑफ मास की एक प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसमें ये कहा जाता है कि m1 d1 यानी कि फर्स्ट मास और उसका जो डिस्टेंस है वो सेकंड मास और उसके डिस्टेंस के प्रोडक्ट के एग्जैक्टली इक्वल होता है। इसको प्रूफ करके हम देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं बनाऊँ तो क्या होगा कि m1 बाय m2 इज इक्वल्स टू d2 बाय d1, यानी कि जो मास m1 है उसका डिस्टेंस इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी बन रही है। उसी तरह से जो सेकंड मास है जो कि हैवियर है वो और उसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, उन दोनों में भी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी बन रही है। इसका मतलब ये होता है
कि अगर मास बड़ा है तो उसका डिस्टेंस कम होगा और अगर मास कम है तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। उसी तरीके से दूसरी बॉडी के लिए भी आप देख लो, वही सिचुएशन रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास यहाँ रखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ रखा, तो D1 की वैल्यू क्या होने वाली है और D2 की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम एक्सटेंड करते हैं तो जो हो जाएगा M1 D1 इज इक्वल्स टू, इधर था M2 D2। अब दोनों तरफ मुझे एक ऐसी क्वांटिटी ऐड करनी है जिससे मुझे इस सिस्टम का टोटल डिस्टेंस मिल जाए। यहाँ पे D1 तो मेरे पास है, D2 तो मेरे पास है, बट टोटल डिस्टेंस नहीं है। तो एक क्वांटिटी मैं दोनों तरफ इक्वली ऐड करता हूँ जिससे मुझे टोटल डिस्टेंस ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ M2 D1, तो सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे ऐड करना होगा M2 D1। अब देखिए यहाँ पे D1 और D2 दोनों भी आ गए हैं और दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिलने वाला है। यहाँ पे यहाँ देखूँगा मैं कि D1 कॉमन है, तो ये क्या हो गया M1 प्लस M2 और D1 को कॉमन आउट कर दूँ। उसी तरह से यहाँ पे देखो M2 कॉमन है, M2 को अगर मैं कॉमन आउट करता हूँ तो मेरे पास क्या बचा, D2 प्लस D1। तो M1 प्लस M2 इंटू D1 इज इक्वल्स टू M2, और D1 प्लस D2 क्या होता है, टोटल डिस्टेंस D, एंड देयरफॉर D1 इज इक्वल्स टू हो गया M2D बाय M1 प्लस M2। तो ये मिल गया मुझे D1, यानी कि पहले मास का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है, D1। उसी तरह से मैं D2 भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि D2 कितना होने वाला है। जैसे कि मैंने D1 के लिए मास M2 लिया, तो D2 के लिए मास मैं M1 ले लूँगा मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करके आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको अगर कन्वीनियंट लगे तो आप जो प्रीवियस केस में पार्टिकल सिस्टम के लिए जो हमने फॉर्मूले यूज़ किए थे M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है। अब इस केस में देखिए क्या करना है। यहाँ पे 3 रॉड का एक सिस्टम है, तीनों भी यूनिफॉर्म रॉड है। तीनों रॉड्स की जो लेंथ गिवन है वो L है, और इस रॉड का भी मास M है, इसका भी मास M है, और इस रॉड का भी मास M है। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। लाइक प्रीवियस केस हमने देखा कि जो टी शेप बॉडी हमारे पास थी, हमने एक ऐसे पॉइंट पर उसको बैलेंस किया है जो कि उसका सेंटर ऑफ मास था। उसी तरह से यहाँ पर वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए जहाँ अगर मैं थ्रेड या धागा बांध के इसको उठाता हूँ तो ये सिस्टम बैलेंस हो जाना चाहिए, और वही होगा मेरा सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये यूनिफॉर्म रॉड्स है, तो हमें पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ रहेगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा, जो कि हो गया C1। उसी तरीके से इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा, जो कि होगा C2। और उसी तरीके से इस रॉड का भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा और वो होगा C3। यानी कि तीनों के भी सेंटर ऑफ मास जो है उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रिसाइड करेंगे, जो कि इनकी लेंथ के हाफ पोर्शन पे है। ऑल द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द रॉड्स आर एट द हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि सेंटर में आ रहा है एग्जैक्टली। अब करना क्या है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले इन दो रॉड को कनेक्ट करना होगा, यानी कि इन दो रॉड का कंबाइंड मास या फिर कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है, पहले वो देखूंगा, तब जाके पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मुझे मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ से इसके सेंटर से अगर इसके सेंटर को मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बन रही है, इनका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों रॉड का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास मुझे यहाँ कहीं पे ऑब्टेन होने वाला है, जिसको मैं कहूँगा C4। और मैं मान रहा हूँ कि ये दोनों रॉड्स का जो मास है वो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो यहाँ पे मैं दो रॉड को कंसिडर किया हूँ और इनका कंबाइंड इफेक्ट मुझे देखना है। तो इसका अगर ये सेंटर ऑफ मास है दोनों रॉड का, तो मतलब कि इन दोनों का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि कितना होना चाहिए, 2m। अब मुझे पता है कि ये जो रॉड है, अब इनका कंबाइंड इफेक्ट तो यहाँ पे देखने को मिल गया है, ये कंबाइंड मास यहाँ पे मुझे ऑब्टेन हो गया है, और ये जो रॉड है इसका मास ऑलरेडी m गिवन है। यानी कि जिस तरह से मैंने पार्टिकल सिस्टम में किया वही एक्टिविटी मुझे यहाँ पे भी करना है कि तो सिचुएशन क्या बनने वाली, सिचुएशन होगी कि एक मास मेरे पास में है 2m और दूसरा मास मेरे पास में है m। अब ये इस तरीके का सिस्टम बन चुका है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है,
मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, L/2, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड। मतलब कि ये मास से ये मास का जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द लेंथ है। अब तो सिंपल हो गया केस। अब जैसे कि हमने जो अभी फार्मूला निकाला है वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास D1 के डिस्टेंस पे होने वाला है, या अगर इस मास के रिस्पेक्ट से मैं चलता हूँ इस साइड में तो सेंटर ऑफ मास जो है D2 के डिस्टेंस पे आने वाला है। तो आप चाहे इसको कंसिडर करो या इसको कंसिडर करो, इट डजेंट मैटर। तो मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करता हूँ, इसके रिस्पेक्ट से देखता हूँ कि D1 डिस्टेंस कहाँ पे होने वाला है। तो D1 इज इक्वल्स टू हो गया, तो मास कंसिडर करना होगा M2D/M1 प्लस M2। अब देखिए जो सेकंड मास है उसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस M प्लस इंटू ट्वाइस M इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है L/2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो पहला मास है M प्लस और सेकंड मास है ट्वाइस M। तो ये कितना होने वाला है, डिनोमिनेटर में अगर हम देखिए M प्लस ट्वाइस M हो गया 3M, और ऊपर ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया ML। यानी कि अगर मैं M को कैंसिल आउट करता हूँ तो 1/3 ऑफ लेंथ, यानी कि इस रॉड की जो टोटल लेंथ है L उसका 1/3 पोर्शन। तो यहाँ पर अगर 1/3 आ रहा है, यहाँ पे अगर 1/3 आ रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होने वाला है सिस्टम का वो यहाँ कहीं पे रहेगा C5। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 2 रॉड गिवन है, दोनों भी यूनिफॉर्म रॉड है, दोनों का लेंथ L है और दोनों के मासेस भी एज M गिवन है। तो अब करना क्या है, लाइक प्रीवियस यहाँ पर भी इस रॉड का ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास रिसाइड करेगा जो कि होगा C1। उसी तरह से यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ आता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा C2। अब ओरिजिन मान लिया मैंने, यहाँ पे इस सिस्टम का ओरिजिन मैंने यहाँ पे मान लिया है, और देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रिसाइड करेगा। तो मैं गेस कर सकता हूँ कि अगर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आने वाला है। अगर एक मैं लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो मैं देखूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पोजीशन पे आने वाला है, जो कि होगा C, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसके लिए मुझे करना क्या है, इसके लिए मैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर बना लेता हूँ जो कि इस 90 डिग्री एंगल को 50-50 में डिवाइड कर देगा, और इस लाइन के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हाफ ऑफ द लेंथ पे आया है, यानी कि L/2 पे। ये सेंटर ऑफ मास भी कहाँ आया है, L/2 की डिस्टेंस पे आया है ओरिजिन से। तो इस सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होने वाला है, इसके लिए मुझे ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करनी होगी। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है, तो मैं देखूँगा कि cos 45 कितना होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कोसाइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो उसका जो अपोजिट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। और जहाँ पर ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, इसका एडजेसेंट साइड होगा ये तो अपोजिट साइड होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है कि एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड इसका कितना होने वाला है, OC डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, OC1। तो ये हो गया OC1। अब इनकी अगर मैं वैल्यूज़ रखता हूँ तो cos 45 कितना होता है, 1/√2। OC तो मुझे पता करना है कि कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से है। उसके बाद OC1 देखो, इस रॉड की जो लेंथ है वो L है, और जो सेंटर ऑफ मास है इसका यहाँ से L/2 के डिस्टेंस पे, यानी कि OC1 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, L/2। अब इस L/2 को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो वो इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो बन गया OC इज इक्वल्स टू L/2 इंटू 1/√2, यानी कि OC जो है, जो सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो L/2√2 पे आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हमको एक पतली सी रॉड गिवन है जिसकी लेंथ L है और मास इसका M है। इस रॉड की जो लीनियर डेंसिटी है वो है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2x। ये 1 डायमेंशनल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसकी लीनियर डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2x गिवन है, वेयर x इज इक्वल्स टू 0।
इससे ये पता चलता है कि ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, इसकी जो डेंसिटी है वो वरी कर रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इसका हर जगह अलग अलग है। कैसे कि यहाँ पर इनिशियली अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पर अगर यहाँ ओरिजिन लेता हूँ तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 0। अब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, सपोज कि मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, चलो कर लेते हैं, यहाँ पे एक डीएम मास का एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ जिसकी लेंथ है dx, जो कि ओरिजिन से एक्स के डिस्टेंस पे है, यानी कि इस डीएम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से एक्स के डिस्टेंस पे है। तो मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर है तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 1, और इस 1 को अगर मैं लेमड़ा में रखता हूँ तो लेमड़ा की वैल्यू होगी 2, इनिशियली जो कि 0 था अब हो गया 2। अब यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो लेमड़ा हो जाएगा 4। अगर x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ, यानी जैसे जैसे मैं एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करता जाऊँगा वैसे वैसे x की वैल्यू वरी करेगी, और उन वैल्यूज़ को जब मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा लेमड़ा इज इक्वल टू 2x में, तो डेंसिटी चेंज होती जाएगी। कहीं पे 0 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 4, कहीं पे 6। मान लो कि यहाँ पर डेंसिटी 0 है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ उससे ज़्यादा है, और ऐसा करते 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 यहाँ पे आप देखोगे तो थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज़ द रॉड ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो इसके लिए क्या करना होगा, सेम टू सेम वही इंटीग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, बट कंसेप्ट कुछ इस तरह से ये ध्यान में रखना है, ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। तो इसमें होगा क्या कि हमने यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर किया, मास डीएम कंसिडर किया जिसकी लेंथ dx है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि रॉड की जो लीनियर डेंसिटी है वो क्या होने वाली है, तो वो होंगी लैम्बडा इज इक्वल्स टू रॉड का मास पर यूनिट लेंथ m। उसी तरीके से इस डीएम मास की लीनियर डेंसिटी क्या होना चाहिए, तो हमको पता है कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है dx, और यहाँ से हम कहते हैं कि dm कितना होगा, dm इज इक्वल्स टू हो गया लैम्बडा dx। तो फिर से वही इंटीग्रेशन वाला फार्मूला, हमको तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास का, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन x इंटू डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dm को टोटल मास m कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंसेप्ट वो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का है। अब देखना है कि इसकी लिमिट क्या बनने वाली है। जैसे कि पहले के केस में, रॉड के केस में हमने देख चुके हैं कि 0 टू L की उसकी लिमिट हमने बनाए थे। यहाँ पर भी रॉड 0 से स्टार्ट होके L पे ख़त्म हो रही है, तो फर्स्ट लिमिट उसकी होगी 0 और दूसरी लिमिट होगी उसकी L। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 टू L x। अब dm जो है हमें पता है कि x और dm इंटीग्रेट नहीं होता है, तो m dm इंटीग्रेट हो सकता है, x dx इंटीग्रेट हो सकता है। तो हमको dm को इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे लिखना होगा, जिसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, जो कि है लैम्बडा इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू L, यहाँ पर भी dm है तो ले लेंगे लैम्बडा इंटू dx। अब यहाँ लैम्बडा कैंसिल करना नहीं है, क्योंकि लैम्बडा की हमारे पास में वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमको रखना होगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 टू L x इंटू लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 2x, फिर लिखते हैं dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू L फिर से 2x dx। अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रहने देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, इधर इंटीग्रेशन में 2 कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम ले लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन में क्या बच गया, x इंटू एक्स कितना हुआ x स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा x dx 0 टू L x इंटू डी एक्स। ये 2 तो हो गया कैंसिल, फिर बचना क्या है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं निकालता हूँ x स्क्वायर पावर फंक्शन है फिर से, तो ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3, और इसकी जो लिमिट बनेगी वो होगी 0 टू L डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स बनने वाला है x स्क्वायर बाय 2, और इसकी भी लिमिट होगी 0 टू L x क्यूब बाय 3 0 टू L डिवाइडेड बाय x स्क्वायर बाय 2 0 टू L। सॉल्व करते हैं इसे। हमको क्या करना है कि सिंपली ये जो वेरिएबल x है, x की जगह पर पहले L को रखना है माइनस फिर 0 को रखना है। चूँकि यहाँ पे 0 है तो ये कोई वैल्यू तो देने वाला है नहीं, इसलिए हम सिंपली L को पुटअप करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया L क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर x की जगह L रखता हूँ तो ये हो गया L स्क्वायर बाय 2। फिर इसमें आगे देखते हैं L क्यूब बाय 3
इनटू ये रेशो जब पलटेगा इधर तो इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/L²। तो ये L² से L² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक L बाकी रह जाएगा जो कि हो जाएगा 2 इंटू ये वाला L/3। मतलब कि इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे रिसाइड करेगा, वो 2/3 ऑफ L, यानी कि इस लेंथ के इस रेशो के मल्टीप्लिकेशन के बराबर 2/3 ऑफ L पे सेंटर ऑफ मास उसका रिसाइड करेगा और हम उसे कहते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास।